गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने आपको बताया था जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण के बारे में, हम आज विस्तार रूप से आपको इनका एकीकरण बताएंगे। पहला लेसन हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसको आज हम ख़त्म करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जर्मनी का एकीकरण देखेंगे हम लोग, और उम्मीद है जो भी वीडियोज़ हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं या हमारे स्टाफ की तरफ से जो भी अन्य विषयों के वीडियोज़ डाले जा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहे होंगे। और समझ में यदि नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हम सबको बता सकते हैं। जिसका जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि ऑफलाइन क्लास बंद है, तो देखेंगे आज हम जर्मनी का एकीकरण। यदि हम बात करें जर्मनी के एकीकरण की, तो पहले हम आपको बता दें जर्मनी का एकीकरण जो है वो जर्मनी के एकीकरण के जो जन्मदाता हैं या जनक के बारे में बात करें हम, तो बिस्मार्क, जिनका पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क, कल हमने आपको बताया था ये किस लिए प्रसिद्ध था। ये जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध था। अति लघु उत्तरीय में बताया था हमने, थोड़ा हेडिंग दी थी। आज हम यहाँ पर विस्तार रूप से आपको बता रहे हैं। देखिएगा, 1848 के बाद यूरोप में राज्य शक्ति एवं राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़वादियों ने हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थीं। 1848 में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने पर बल दिया गया। प्रिसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रिसा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क को इसका प्रमुख बनाया गया, जिसने प्रिसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली। इसका पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क था। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। यदि बात हम एकीकरण की करें, यदि बात हम मानवता की करें या मानवीय एकीकरण की करें, जब तक एकीकरण नहीं हो सकता है जब तक आप सभी वर्गों, सभी समुदायों, सभी जातियों, सभी धर्मों को मिलाकर किसी भी राष्ट्र का एकीकरण जब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक इन सभी सहयोगियों को आप अपने साथ लाकर खड़ा नहीं करते हैं, आप एक राष्ट्र के एकीकरण की नींव को नहीं रख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम डिफाइन करते हैं एकीकरण को। जर्मनी के 1848 के बाद यूरोप में राज्य एवं राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़वादियों ने हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थीं। 1848 में जर्मनी संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने पर बल दिया गया। प्रिसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रिसा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क को इसका प्रमुख बनाया गया, जिसने प्रिसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली। इसका पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क था। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। देखिए, राष्ट्रवादी भावना कल हमने आपको डिफाइन किया था। अब आगे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे आपके जर्मनी के एकीकरण के समय हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में। आगे की अगर हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण के समय हुई प्रमुख घटनाएं, उसी के आगे है जर्मनी के एकीकरण के समय। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और डेनमार्क के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रिसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। एक बार फिर से देखेंगे फर्स्ट पॉइंट को। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रिसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। दूसरा पॉइंट हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। दूसरा पॉइंट, जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी, न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्यों ने बल दिया। क्या किया गया? जो बड़ी घटनाएं थी उसमें जर्मनी के एकीकरण के समय जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी या न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्यों ने बल दिया। पुराने राज्यों के साथ साथ जो नए राज्यों का गठन किया गया था
उन्होंने भी बैंकिंग, मुद्रा प्रणाली, कानूनी प्रणाली और न्यायिक प्रणाली पर बल दिया। आगे अगर बात करें तीसरे पॉइंट पर, 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख बिस्मार्क, जो प्रशा का प्रमुख मंत्री था बिस्मार्क, जिसका पूरा नाम हमने आपको बताया है ऑटो वन बिस्मार्क, सहित कई मंत्रियों की बैठक वर्साई के महल में हुई। ठीक है, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। एक बार फिर से देख लेंगे, 18 जनवरी 1871 को जर्मन के शासकों, जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, बिस्मार्क जो कि प्रशा का प्रमुख मंत्री था, इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रमुख मंत्री बिस्मार्क सहित कई मंत्रियों की बैठक वर्साई के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। आगे हम बात करेंगे अब इटली के एकीकरण के बारे में, क्या और कौन कौन इटली के एकीकरण में किन किन क्रांतिकारियों का सहयोग रहा। तो इटली के एकीकरण में काबूर, मैजनी और गैरीबाल्डी प्रमुख थे। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आगे देखेंगे इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में देखेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया एवं पीडमांट को एक इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। एक बार फिर से देखेंगे, 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। बहुविकल्पी में हो सकता है पूछ दे कि इटली के एकीकरण के समय इटली कितने राज्यों में विभक्त था, तो बता सकते हैं ऑब्जेक्ट में बहुविकल्पी में आ सकता है 7 राज्यों में। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमांट को एक इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। अब हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के प्रमुख व्यक्तियों का, इटली के एकीकरण में प्रमुख व्यक्तियों का योगदान। तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, प्रमुख 3 व्यक्तियों के बारे में हम बात करते हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैजनी, जिनको मैस्नी भी बोलते हैं, काबूर और गैरीबाल्डी। मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी, ये 3 वो महान योद्धा थे जिन्होंने इटली के एकीकरण की भूमिका को अग्रसर आगे बढ़ाया और इटली के एकीकरण में अपनी सब कुछ न्यौछावर कर इटली का एकीकरण किया। आगे हम बात करेंगे नंबर 1 ज्यूसेppe मैजनी या मैक्सनी। तो कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है कि मैजनी का पूरा नाम बताइए, ऑब्जेक्ट में दे देता है, तो उनका पूरा नाम ज्यूसेppe मैजनी। आगे हम देखेंगे क्या इनका योगदान रहा, इन्होंने क्या किया। 1830 के दशक के दौरान एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए मैजनी ने एक कार्यक्रम तैयार किया। उन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन किया, जिसमें पहला यंग इटली, दूसरा युवा यूरोप। इसने का मतलब मैजनी ने नेपल्स तथा सिसिली द्वीप विद्रोह को सफल बनाने का कार्य किया। ये जो सफल बनाने का कार्य किया नेपल्स और सिसिली विद्रोह को, ये जो विद्रोह चला था वो चला था 1841 से लेकर 1848 तक। ठीक है, तो ये तो था मैजनी का योगदान। आगे हम देखेंगे काबूर का योगदान और उनका पूरा नाम। आगे बात करें काबूर के बारे में, तो काबूर का पूरा नाम काउंटी कैब्लो काबूर, बहुविकल्पी में कभी कभी पूछता है। तो आगे देखेंगे इनके बारे में, इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में प्रमुख मंत्री काबूर की कूटनीति का बहुत बड़ा योगदान था, जो 1852 से लेकर 1860 तक पीडमांट के मंत्री बने। काबूर फ्रांस के सार्डिनिया पीडमांट का एक चतुर कूटनीतिक संधि के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित करने में सफल हुआ और इन्होंने इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे अब हम बात करेंगे गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी का जो पूरा नाम था ज्यूसेppe गैरीबाल्डी, इनका पूरा नाम था। आगे हम हेडिंग के द्वारा डिफाइन करेंगे। लास्ट हेडिंग देखेंगे ज्यूसेppe गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी ने 1833 में यंग इटली के प्रमुख नेता मैजनी का साथ लिया और 1834 में ही इन्होंने सार्डिनिया व गणतंत्र विद्रोह में भाग लिया और 1854 में
इन्होंने इतालवी राज्यों को एकजुट करने में जुटे इमैनुअल द्वितीय का साथ दिया। फिर उसके बाद इन्होंने 1860 में दक्षिणी इटली में 1000 लोगों का अभियान, जिसको भाषा दी गई थी एक्सपीडिशन ऑफ द थाइजेड, का नेतृत्व किया। यही अभियान कहा गया था रेड शटर्स। रेड शटर्स जो था वो 1867 में इन्होंने इसका गठन किया था और इसका नेतृत्व किया था। तो ये था आज का इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। आज का लेसन यहीं से समाप्त है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कल हम आपको बताएंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसके द्वारा हम आपको जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। आगे के लिए इसी तरीके की वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।